नमस्कार। मैं डॉक्टर बबीता काजल, चौधरी बल्लू राम कुदारा, राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से। आज हम करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र द्वितीय सेकंड प्रश्न पत्र में आज हम बात करने वाले हैं अंतिम एकांकी के बारे में। एकांकी का नाम है कैक्टस और कमल। हमने इस पर एक बार पहले बात की है और केवल तब हमने इसके लेखक लक्ष्मी नारायण रंगा जी का परिचय प्राप्त किया है। आज हम कैक्टस और कमल एकांकी के कथानक पर बात करने वाले हैं। यह जैसा कि हमने अभी बात की, लक्ष्मी नारायण रंगा द्वारा रचित एकांकी है, बहुत ही मार्मिक एकांकी है। और इस एकांकी के माध्यम से जो एकांकीकार हैं उन्होंने रमेश और प्रीतम जो हैं उनके माध्यम से, दो युवा हैं, उनके माध्यम से युवा पीढ़ी की जो एक दुखपूर्ण कथा है उसको चित्रित किया है। इसमें किसी प्रकार से युवा जो है वो नशीली दवाओं का अभ्यस्त बनकर फिर अपराध की दुनिया में चला जाता है, इसका चित्रण किया है। नशीली दवाओं के प्रभाव से किस तरह युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होती है, अपराध की दुनिया में प्रवेश करती है, बहुत ही सुंदरता से इसमें उन्होंने कलात्मक तरीके से दिखाया है। नाटककार जो है लक्ष्मी नारायण रंगा, उन्होंने रमेश और प्रीतम को सही राह पर चलकर परिवार और समाज को सुख देने का, उनके लिए प्रेरणा देने का संदेश भी इसके माध्यम से दिया है। नाटक के पात्र 11 पात्र हैं नाटक में। यशोदा है, नरेंद्र है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रमेश, प्रीतम, हिम्मत, मोहिनी, राखी और पूनम। इस तरह से कुल मिलाकर 11 पात्र हैं। कुछ मुख्य भूमिका में है और कुछ जो है वो गौण भूमिका में है। केवल उनका जो है वो संकेत मात्र होता है या उनका नाम मात्र वहाँ पर लिया जाता है। नाटक का प्रारंभ एक शयन कक्ष से होता है, आधी रात के समय से, और जिसमें दोनों का वार्तालाप है, यशोदा और नरेंद्र का। यशोदा और नरेंद्र एक अधेड़ दंपत्ति हैं। यशोदा जो है वो कोई बुरा स्वप्न देखकर जगती है, सपने से जगती है और बहुत तनाव में है, बहुत चिंता में है। तो उनके पति नरेंद्र जो है वो उनकी चीख को सुनकर उठते हैं और दोनों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है, प्रारंभ होता है। प्रारंभ जो है कथानक का यही है। प्रसंग जो है वो यशोदा और नरेंद्र के बीच वार्तालाप है, जिसमें आधी रात के समय यशोदा किसी बुरे स्वप्न को देखकर एकदम से चीख मारती है और उसके पति नरेंद्र जो है वो उठ जाते हैं। इस तरह से प्रारंभ से और पहले दृश्य से जो घटना हमारे सामने आती है उससे हमें आभास होता है, पता चलता है कि नरेंद्र और यशोदा का पुत्र है रमेश। किसी कारणवश वो जो है वो अपराध की दुनिया में चला गया है या नशे की दुनिया में चला गया है, और जिसे लेकर उनकी माँ बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, और वो किसी न किसी तरह अपने बेटे से मिलना चाहती है, अपने बेटे को सही राह पर लाना चाहती है। और उसके बाद में जो दृश्य परिवर्तित होता है, दूसरे दृश्य में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के मध्य में वार्तालाप होता है और दोनों के बीच में भी डकैती और लूट और इसको लेकर वार्तालाप होती है। और रमेश की फ़ोटो वहाँ पर है और रमेश की फ़ोटो वहाँ पर है। रमेश जो है उसको पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम है और आपस में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर जो हैं वो चर्चा करते हैं इस बारे में। दूसरे दृश्य में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो संवाद होता है, उसके माध्यम से ये सामने आता है कि जो इंस्पेक्टर है उसका बेटा प्रीतम भी स्मैक के कारण जो है वो गलत रास्ते पर चला गया है, वो नशा करता है और वो जो है एक तरह से अपराध की दुनिया की ओर अग्रसर होता है। और जो इंस्पेक्टर है वो भी प्रीतम की फ़ोटो निकाल कर रमेश की फ़ोटो के पास रख देता है। एक तरह से दोनों के बीच में जो है वो तुलना वो करता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो एकांकीकार है इस बात में सफल रहा है कि कोई भी युवा अगर दिग्भ्रमित है, नशे में है और गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाने का उपाय क्या है, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। और कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों, अपने युवा जो हमारे परिवार के युवा हैं उनको जोड़ कर देखें कि अगर
उनकी जगह हमारा अपना बच्चा हो, या पुलिस वाले जो अपराधियों के प्रति इतने संजीदा होते हैं, उनके स्वयं के बच्चे जब अपराध की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उनकी अनुभूति क्या होती है, वो किस तरह से गंभीरता से, संजीदगी से समस्या का समाधान चाहते हैं और युवा पीढ़ी को नशे से दूर करना चाहते हैं और अपराध की दुनिया से वापस लाकर मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं। इस तरह जब कथा आगे बढ़ती है तो एक अंधेरी गुफा में जब पुलिस दोनों का पीछा कर रही है तो प्रीतम और रमेश दोनों ही वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और दोनों आपस में अपनी पीड़ाओं को साझा करते हैं, पीड़ाओं को बांटते हैं एक दूसरे से। प्रीतम कहता है, धीरज के साथ नशा लेते लेते नशे ने मेरी ज़िंदगी की आंखें मूंद दी। मैं नशे के बिना तड़पता था, मुझे हर हालात में स्नैक चाहिए था। मैं मजबूर हो गया, बस नशे की काली डोर का कठपुतला। और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर एक दिन मेरे कानों में जहर उगल दिया गया और हाथों में पकड़ा दी गई बंदूक तथा स्मैक दोनों हाथों में। और उस दिन से न बंदूक छूटी और न स्मैक छूटी। छूट गया घर परिवार, माता पिता, तालीम, तहजीब, मोहब्बत, इंसानियत, सब कुछ। तुम कैसे चल पड़े इस मौत, खून और आग के रास्ते। तो रमेश क्या प्रत्युत्तर में बताता है, वो भी अपनी पीड़ा बताता है कि मेरे भी आंगन और छत के बीच स्वर्ग था। पिताजी शिक्षक थे, वे मुझे एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। मैंने बीए पास करके नौकरी के लिए बहुत हाथ पांव मारे पर सब बेकार। मैं दिनों दिन निराश और कुंठित होता गया। एक दिन एक आदमी ने मुझे नौकरी का लालच दिया, मैंने उसका काम कर दिया। उसने अच्छे पैसे दिए। मैं समझ नहीं पाया कि एक गठरी ले जाने का इतना पैसा। उसने दूसरे दिन भी वही काम करने को कहा और पैसा एडवांस में दे दिया और कहा, लो रिवॉल्वर, अगर खतरा होगा तो काम आएगी, चलानी तो आती है ना। इस तरह से कॉलेज में सब सीखा है एनसीसी में, पर रोज रोज यह काम करते करते मैं घबरा गया। मैं उस काले जाल से छूटना चाहता था। यह बात समझ गया और एक दिन उसने अपने रास्ते का कांटा साफ करने के लिए अपने पार्टनर से मुझे लड़वा दिया। जान बचाने के लिए मैंने गोली चला दी, मेरे हाथ से खून हो गया और उसने मुझे फांस लिया। मैं आज तक उसके हाथ की कठपुतली हूँ। उसने मेरी बेरोजगारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर मुझे इस काली राह पर चलने को मजबूर कर दिया। इस तरह से दोनों युवाओं के अनुभव कहीं ना कहीं समाज की उस दशा की ओर संकेत करते हैं कि जिसके कारण वो दोनों नशे में लिप्त होते हैं और अपराध में लिप्त होते हैं। नशे में एक युवा किस तरह से प्रवेश करता है नशे की दुनिया में, और नशे की दुनिया का तार अपराध से बहुत जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही वो नशे की दुनिया में प्रवेश करता है, अपराध की दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में इतनी स्थिरता, इतनी शांति नहीं होती है कि वो सही और गलत का चुनाव कर सके, क्योंकि नशा उसके जीवन को, उसके दिमाग को, दोनों ही उस अंधेरी गुफा में अपना समय व्यतीत करते हुए अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करते हैं। रमेश जहाँ अपने माता पिता की अपने प्रति जो समर्पण है, अपने प्रति जो लाड है, उसको लेकर बात करता है। वहीं जो प्रीतम है वो भी अपनी माँ मोहिनी और इंस्पेक्टर की जो यादें हैं उनको वहाँ पर ताज़ा करता है और उसको बांटता है रमेश के साथ में। कुल मिलाकर प्रसंग यही है, इसके पीछे संदेश यही है कि एकांकीकार ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा, कोई भी युवक, कोई भी युवती अपनी इच्छा से या खुशी से ना तो नशे की दुनिया में प्रवेश करता है, ना ही अपराध की दुनिया में प्रवेश करता है। हालात, स्थितियाँ और परिस्थितियाँ और कुछ इस तरह से घटनाएं घटित होती हैं कि वो जाने अनजाने में वो धीरे धीरे उस दुनिया में प्रवेश करता चला जाता है। और जब बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है, ये नशे की दुनिया, अपराध की दुनिया एक दलदल है और हमारे समाज ने अभी इतना विकास नहीं किया है कि एक नशे में डूबे हुए व्यक्ति या अपराध में डूबे हुए व्यक्ति को वापस मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहर्ष स्वीकार करे या सहर्ष प्रयास करे। अभी भी उसको फिर एक बार अगर वो इस अपराध की दुनिया में या नशे की दुनिया में लग जाता है तो फिर हमेशा के लिए मान लो समाज जो है उसको उस कलंक के साथ ही स्वीकार करता है, उस कलंक से उसको अलग करने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं होता है। तो कुछ हमें अपनी सोच में सुधार करने की आवश्यकता है और कुछ उन हालात और परिस्थितियों को समाप्त करने की ज़रूरत है जिनके कारण एक युवा जो है वो नशे की दुनिया में प्रवेश करता है या अपराध के अंदर धंसता चला जाता है।
ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान जो है वो परिवार और प्रशासन, परिवार और पुलिस मिलकर निकाल सकती है। इस एकांकी के माध्यम से भी एकांकीकार ने यही बताया है। पुलिस जब वहाँ अंधेरी गुफा में उन दोनों को घेरती है तो वो क्या करती है, वो राखी जो रमेश की बहन है और पूनम जो प्रीतम की बहन है, उन दोनों को लेकर वहाँ आती है और दोनों बहनें अपने भाइयों के प्रति अपने प्रेम को बहुत विश्वास के साथ में, दृढ़ता के साथ में दिखाते हुए दोनों भाइयों को समर्पण के लिए मजबूर कर देती हैं। तो कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं एकांकीकार ने समस्या का ही प्रकटीकरण नहीं किया है, समस्या के साथ साथ उन्होंने समाधान की बात भी की है। समस्या है नशे की, अपराध की, और समाधान क्या है कि 100% प्रयास किसकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से और परिवार की तरफ से। परिजन बहुत कुशलता से चाहें तो अपने बच्चों को सही राह पर ला सकते हैं और पुलिस प्रशासन भी चाहे तो राह भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर ला सकता है। तो दोनों को तालमेल बनाकर, समाज को और प्रशासन को तालमेल बनाकर चलना होगा और ऐसे भटके हुए युवाओं को बहुत विश्वास देकर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। जिस प्रकार से इस एकांकी में रमेश और प्रीतम अपनी बहनों राखी और पूनम के आग्रह पर, राखी बंधवाने के आग्रह पर पुलिस के साथ मिलकर उनको विवश कर देती हैं कि राखी में हमें क्या चाहिए, राखी के बदले में, कि वो कहते हैं भाई कि हम कुछ नहीं दे सकते। तो वो राखी के बदले में दोनों बहनें क्या मांगती हैं, वो मांगती हैं कि अपनी बंदूकें हमें दे दो, और हमेशा के लिए उनको अपराध जगत से बाहर ले आती हैं और परिवार से जोड़ती हैं, उनको उनमें विश्वास पैदा करती हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती हैं। इस तरह वो संदेश देते हैं, बंदूकें छोड़कर युवाओं को संदेश दो कि कोई भी अंत में इंस्पेक्टर साहब का ये कथन है, वो कहते हैं बंदूकें छोड़कर युवकों को संदेश दो, कोई भी इस मौत की राह पे कदम न रखे, तुम्हारा यह उपहार दुनिया का श्रेष्ठ उपहार होगा, कर दो बहनों की मांग पूरी। इस तरह से बहनें ही उनके अंदर वो जज्बात जगाती हैं, वो भावनाएं जगाती हैं, वो जुड़ते हैं उनसे, और पुलिस जो है बड़ी कुशलता से दो युवाओं को एक अपराध के और नशे के संसार से मुक्त करती हैं, बंधन से मुक्त करती है। तो ये था एकांकी, कैक्टस और कमल का कथानक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।